अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज सियासत पे तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी क्योंकि जो हम बात आज करेंगे एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि वो आपकी बात है, क्योंकि रोड्स पे हमने आपको देख लिया, इदारों में आपको देख लिया, हर जगह आपको देख लिया। ये जो महंगाई आपके सामने आई है, लाहौर में एटलीस्ट 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने वज़रा को कहा है या जो उस वज़ीर को कहा है कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आपने ज़रा तेज़ी दिखानी है, फुर्ती दिखानी है और इस लोड शेडिंग को कम करें। 15 घंटे तो आपके रूरल एरियाज़ में, देहातों के अंदर 15 घंटे आ गई है। अब बात आती है कि ओगरा ने 44 से 45% आपकी गैस भी बढ़ा दी है। अब ये मुझे बताएं कि आगे क्या होगा। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जा रहा है कि इस वक्त 210 रुपए की जो पेट्रोल का है ये 270-280 तक भी जा सकेगा और जाएगा। अब ये एक आगे भी ख़तरा है। तो बहरहाल ये जो इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो कीमतें हैं, हमने कल भी बात की है, कीमतें आपके सुपर स्टोर्स में, दुकानों के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं। कल इन्होंने बड़ा अच्छा, इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि जो दूध वालों ने बढ़ाई है, क्या ये वो डीज़ल पे दूध चल रहा है, क्या वो मक्खन डीज़ल पे चल रहा है, पेट्रोल पे चल रहा है। तो आज जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद और सलीम बुखारी साहब बैठे हैं, हमने इसका तजिया करना है, एक एनालिसिस निकालना है। बहुत हो गया पीछे, आगे चलो भाई, आगे क्या करना है। बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो मैसेज उन्होंने दिया पीपल डाउन द लाइन, वो बहुत संजीदा, बहुत सीरियस और बहुत ही बर वक्त मैसेज है कि मुझे कोई जवाज़ नहीं सुनना कि क्यों हो रही है लोड शेडिंग। 2 घंटे से लोड शेडिंग ज़्यादा जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर पीएम साहब अड़ जाएं तो एक तो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखें आप, चाहे वो डेंगू की हैंडलिंग थी, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनकी कंप्लीशन थी, उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर वो अड़ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उसको पूरा करके छोड़ते हैं। अगर वो ये लोड शेडिंग से जान छुड़वा दें इस खौफनाक गर्म मौसम में, जिसमें गर्मी माजी के तमाम सालों के निस्बत ज़्यादा पड़ रही है, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मई के अंदर टेम्परेचर जो है वो कभी 45 को छू जाएगा। ये हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अल्लाह करे मानसून की बारिशें जल्दी शुरू हो जाएं, लेकिन वो ना हुई अगर तो ज़िंदगी और अजाब बन जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि इसके लिए मेरे पास कोई लंबे चौड़ा टाइम नहीं है कि मैं आपको दूँ, ये तो फौरी तौर पर आपको करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं, कुछ कारखाने बंद पड़े हुए हैं, कौन जिम्मेदार है उसका, वो तो अब मेरे ख्याल से इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। किसी के पुर्जे नहीं थे तो पुर्जे लाने की जहमत नहीं गवारा की, सर्कुलर डेथ है तो उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो कारखाने सारे बंद हैं। उम्मीद करते हैं हम कि ये आज का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एड्रेस था उन तमाम मुतल्लिका लोगों से, जिसमें खाकान अब्बासी साहब भी शरीक थे और बाकी जो स्टाफ था वो बाद में उन्होंने उसको भी बुला लिया कि मेरे सामने बैठ के कमिट करें कि ये लोड शेडिंग से आवाम की जान छुट जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ा दी है। होता ये था कि सर्दियों में तो गैस की कीमत का बढ़ना या गैस की लोड शेडिंग होना हमें समझ आती थी, गर्मियों में ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गैस की कीमत जो है बढ़ाई गई है। और ये कहना कि दूध महंगा हुआ है उसके अंदर क्या पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये मिसनोबर है। जिस खेत से पट्ठे जिसको कहते हैं, चारा जो है वो भैंसों के लिए आता है, वहाँ डीज़ल के साथ ट्यूबवेल चलते हैं। ये जो है ना, ये एक जनरल स्टेटमेंट दे देने से सब कुछ नहीं होता। ये दुनिया भर में तय है कि अगर गैस और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, उसमें सारी एसेंशियल डेली यूज़ की चीज़ें जो हैं वो भी शामिल हैं। तो हम तवक्को यही करते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस कमिटमेंट, जिस अर्जेंसी का मुजाहरा किया है, तो लोड शेडिंग से हमारी जान छूट जाएगी। ओके जी, साथ साथ एक और आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। गैस बंद कर दी है टेक्सटाइल को, सो दे कांट डू एनीथिंग। एक ये, और जो ट्रांसपोर्टर्स हमने कल जिस पे बात की थी इफ्तिखार साहब, उन्होंने तो कीमतें आज बढ़ा दी हैं सारी। पहले तो ये है कि मिस नॉर्मल की बात हुई है, देखना है कि फ़ी एकड़ पे क्या कॉस्ट आती है और उसमें जो पैदावार है उसका कितना हुजम है, उसका वज़न कितना है, और फिर इस जो पैसे का बढ़ना है, इस चीज़ों का बढ़ना है, उस पर क्या आना चाहिए। मैंने कल यहाँ पे डिबेट करने की कोशिश की थी, शायद मैं नाकाम रहा। सर, जो प्राइसेस हैं इनको फिक्स करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर डीज़ल महंगा हो गया और तेल महंगा हो गया तो हमने हर चीज़ खुद ब खुद ही महंगी कर दी। और मैंने मिसाल दी थी एक बस के अंदर, अगर वो 22 नशिस्तों की बस है तो वो अगर पहले 1 लीटर में 10 किलोमीटर करती है
और 1 लीटर 10 रुपए का आता था, तो अब लीटर 20 रुपए का हो गया, तो निश्चित से तो 22 है ना, उस 22 को ही हमने तकसीम करना है जो कीमत बढ़ी। ये तो नहीं ना कि हम उसकी इतनी कीमत बढ़ा दें जो लोगों के बस में ना हो। तो ये भी एक सिस्टम होना चाहिए और एक मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको जितनी जल्दी किया जाए आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी अच्छा होगा। ऑन कैलकुलेशन ये ऑब्वियसली सर, मतलब 22 सीटर है, मैंने बता दिया, बार बार बताने की बात नहीं है। दूसरी बात एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है मसला, फिर आपने कहा कि माजी में नहीं जाना सर, ये मसला सारा का सारा उस दिन शुरू हुआ जब साबका हुकूमत ने IMF के साथ माहिदा किया। उस माहिदे की कॉपी आपके पास भी है इस वक्त, उसकी कॉपी जावेद साहब के पास भी इस वक्त है थोड़ी बहुत, और बुखारी साहब के पास भी है। अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको सारे के सारे मामले की समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। 2 फरवरी को सारा कुछ सेटल हो चुका था। 2 फरवरी को हर चीज़ तय हो गई थी। अब ये लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ है। हम किसी के हक़ या किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहे। मुतासरीन में मैं भी हूँ, मैं भी मुतासरीन में हूँ। मुझे भी पेट्रोल महंगा ख़रीदना पड़ रहा है, मुझे भी बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। ये गैस का जो आपने बात की, जो आपने कहा टेक्सटाइल मिल बंद हो गई हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्सटाइल मिल बंद होंगी, मज़दूरों को ले ऑफ कर दिया जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इट्स अ सीरियस मैटर। हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ी तब्दीली आएगी। हमें ये देखना पड़ेगा ये हुआ क्यों है। और फिर मैं वही कहूँगा, देयर शुड बी ए मैकेनिज्म नाउ, देयर शुड बी ए मैकेनिज्म। देखो ना, मिर्चें महंगी हो गई हैं दुकान में, बड़ी बड़ी हल्दी महंगी हो गई है, लौंग महंगे हो गए, दालचीनी महंगी हो गई है। भाई उसका क्या तल्लुक़ है इस महंगाई के पेट्रोल के साथ? तो हमें संजीदा होना चाहिए। और ये जो लोग टीवी पर आते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उनको भी चाहिए कि वो देखें कि हम किधर को जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसले ऐसे करने हैं जिस तरह आपको शौक़ हो गया, मज़ा आ रहा है आपको, लोगों को बुरा कह के करते रहें, लेकिन एंड रिज़ल्ट ख़तरनाक हो। जी देखिए, ख़तरनाक तो होगा, इसलिए ख़तरनाक होगा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, और जिस तरफ आपने बात शुरू की थी कि आगे की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत तो वही चला रही है ना, वो पीछे देख रही है, पीछे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, अब IMF के साथ मुआहदा करना था, गलत था या सही था? फिर काउंटर आर्गूमेंट वही आएगा कि अगर ये मुआहदा तो सितंबर में ख़त्म हो रहा था ना, तो फिर मिफ्ता इस्माइल क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर इतना ही बुरा मुआहदा है कि इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दें? तो क्वेश्चन हमें इसमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्रीमेंट क्या हुआ है। खान साहब, हम इनको एक्सपर्ट समझते हैं, अगर इनको भी ये पता नहीं है कि ये एक्यूमुलेटेड देंगे कि नहीं, बात ये है कि इस मुल्क की इकोनॉमी की इस वक्त वायदा है सारी वजह खराबी की। अब ये खराबी है तो छोड़ दें इसे ना, क्या छोड़ दें? फिर आप 2 महीने इस मुआहदे को चलाएं, फिर सितंबर में नया मुआहदा करना जो आपको पसंद आ रहा है नहीं छोड़ सकते। इस तरह की सियासत को नहीं छोड़ा जा सकता। हमें वी हैव टू कंटिन्यू। देखो, इस प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं कर रहा, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों की फिक्रमंदी है कि मलबे डाल दें। बात ये है कि IMF के बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इस कौम को IMF से कोई कंसर्न नहीं है। IMF तक बात नौबत क्यों गई? इसलिए गई कि हम अपने मुल्क को बेहतर अंदाज में नहीं चला रहे, हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में नहीं चला रहे। चाहे A है चाहे B है, मैं किसी को नहीं मुर्दे इल्जाम डरा रहा। ये कोई 4 दिनों की बीमारी तो नहीं है जिसका आज हम इलाज तलाश कर रहे हैं, बीमारी तो पुरानी है ना। असल चीज यह है कि हमें अपने मुस्तकबिल को देखना है। हम आज इस नहज पे पहुंच गए जहां हमारे 135 अरब डॉलर कर्जा है। खुदारा हमें सोचना पड़ेगा, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, इन मसाइल को हल करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा वजह क्या है, गोलियां खानी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा वजह क्या है। गोलियां नहीं खाएंगे हम आगे नहीं जा सकते। हमें अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, हमें अपने अदारों को बेहतर करना पड़ेगा। बात यह है कि जब तक ये सारी तराशियों से नहीं निकलेंगे, आगे मिल बैठ के ही काम नहीं करेंगे तो हम नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही बात है। मुसलसल बिल्कुल एक तरफ तो बस एक जुमला, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों से निकलना पड़ेगा, दूसरी तरफ हम सियासती इल्ज़ाम तराशियों की कर रहे हैं। एक बंदा जो है सुबह से शाम तक लोगों को बता रहा है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया।
चले तो जी, ये इसी पे इल्जाम हम तराशियां नहीं है, रियलिटीज है। फिर हमें इस पे भी बहस हो जाएगी, इस पे करते हैं ना, बहस तो इस पे करनी है जावेद, ना। इनका बात एक पॉइंट ये है ना, अगर वो इनका एक इल्जाम पॉइंट तराश- है तो वो फिर इल्जाम तराशी उसकी उस ठीक सर, है। इनका एक पॉइंट वो है। क्यों एक ब्रेक की तरफ चले जी, फंडामेंटल ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड वी खराब कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी कौन से फंडामेंटल ठीक थे जी? वेलकम बैक टू डीएनए। जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, एक बड़ा सिंपल एक प्रोसीजर है कि जब आपकी एक डेट होती है मॉर्गेज की, और जब वो मैच्योर हो जाती है, या तो आप उसको एक्सटेंड कराते हैं, जिस तरह अब हम एक्सटेंडेड फंड की तरफ जा रहे हैं, या आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं ऑन दी रीपेमेंट ऑफ द इंटायर मनी। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड फंड है और उसके ऊपर जब आप जाते हैं आगे तो वो और कंडीशनैलिटीज़ डालते हैं। ये एक फैक्ट होता है कि वो अगर आपका 4% पे, वो दो पे है, वो 3 पे ले आते हैं, 4 पे ले आते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दी वर्ल्ड वर्क्स। अब बात आती है जी, बुखारी साहब ने बात की ब्रीफली कि देखें एक साइड से इमरान बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स जावेद दूसरी साइड से कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर एक साइड का पॉइंट जाएगा तो फिर दूसरे साइड का भी पॉइंट आना चाहिए। लोअर धीर में उन्होंने बड़ी बातें की हैं और ऑब्वियसली फिर वो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया न्यूट्रल्स का कि भाई आप क्यों हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप में आगे आना था, ये वो है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आ गई है कि आईएसआई को कहा गया है कि आप स्क्रीन करें ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स को। ये पहले भी होती थी बाय द वे, ये इसको हाईलाइट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये पहले भी होती थी, आज भी हैं, और खैर लोगों को बता दिया। क्यों जी बुखारी साहब, ये है कि नहीं है, बताएं मैं मुझे। अर्ज करूँ आपसे, ये पहले सिलेक्टिवली हुकूमत जो है वो आईबी के जरिए करवाती आईबी थी। के जरिए कराते थे, बिल्कुल सही। ओनली सिलेक्टिव। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इसलिए डिबेटेबल है और इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि जो अपॉइंटमेंट होगी, जो प्रमोशन होगी, जो ट्रांसफ़र होगी, वो आईएसआई वेट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की रनिंग में जितनी ब्यूरोक्रेसी आपको चाहिए, जितने आपको इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स चाहिए, वो सारी आईएसआई वेट करेगी। इसका एक पैरेलल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं वो अमेरिका के अंदर भी बाकायदा उसकी पब्लिक हेयरिंग होती है, यानी जो की स्लॉट्स हैं उसकी बाकायदा इंटरव्यू और वो दिखाया जाता है पब्लिक को। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि ये फैसला क्यों हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये सारा कुछ हो रहा है ऑलरेडी। नहीं, पहले आईबी के साथ ये सही कह रहे हैं, जो ये सही कह पीजे रहे विल हैं। बेयर मी आउट। 2 दिन पहले आपका ग्रेड 21 से 22 का बोर्ड हुआ है, उसमें मैं आपको अफसरों के नाम बता देता हूँ जिनको इसलिए कहा गया कि आपकी आईएसआई की रिपोर्ट ठीक नहीं है। ये आप इनकी बात सुन लें। मैं सिर्फ बड़ा कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो कहा, जितना मैं जानता हूँ सिस्टम को, कि हमारे यहाँ हुकूमत का डिस्क्रिप्शन थी कि वो किस ऑफिसर के बारे में आईबी से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती है, किसकी बैकग्राउंड बताएं हमें आप, इसकी रेपुटेशन बताएं हम, इसका हमें ट्रैक रिकॉर्ड बताएं जी। ये जो एग्रीमेंट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, कि एनी अपॉइंटमेंट, एनी ट्रांसफर, एनी पोस्टिंग विल बी वेटेड इसको ऑफिशियली कर दिया ना, ऑफिशियल कर दिया उन्होंने। वो करते हैं। इसकी क्यों जरूरत पेश आई, ये सारी बैकग्राउंड जो है ये अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। हमने तो सिर्फ ये पता लगा कि ये एग्रीमेंट हो गया है। हम तो वो करते हैं कि कोई ना कोई बंदा जो है हुकूमत का, वो हमें बताएगा कि इसकी कंपल्सन क्या थी जी। क्या इसमें वो भी शामिल हैं, अदलिया भी शामिल है? जी। मेरा तो ख्याल है अदलिया नहीं होगी जी। एवरीवन। तो अगर अदलिया नहीं है तो फिर ये क्या है? सर उनका अपना डिपार्टमेंट है, नहीं, नहीं, सुप्रीम मतलब जुडिशियल क्या- काउंसिल है उनकी। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? खान साहब आपको प्लीज ये क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी हमें पता नहीं ये है। क्या मतलब हुआ? नहीं, हमें पता नहीं है मेरा ना सवाल है ना, ये क्या मतलब हुआ कि कुछ सेक्रेट काउज यहाँ पे रखनी है हमेशा के लिए? नहीं, मेरा They ख्याल are है not transferable मेरा even- नहीं ख्याल even तमाम जो सिक्योरिटी, ये पहला सवाल है कि ऐसा क्यों है। जावेद को शायद पता नहीं है, आज इसने ये बताया यहाँ पे सीसीपीओ था जिसने बड़ा एक गलत स्टेटमेंट दिया था एक औरत के रेप के बारे में। उसके बारे में ये था कि उसकी प्रमोशन ना होने की शेख उमर नाम था उसका। शेख उमर की प्रमोशन होने की वजह ये इन एजेंसियों की रिपोर्ट ही थी, उसके अखबारात में तफसील छप गई थी। मेरा सवाल कुछ और है। मैं कहता हूँ कि अगर इससे रियासत को कोई फायदा है तो फिर इसमें एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। माई सिंपल आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। लेकिन ना उसकी वजह कि अगर है तो फिर क्या है, इसका मेरा फायदा कोई नहीं। एक दूसरी बात सर, आईएमएफ के बारे में लेट मी से वन मोर थिंग सर। ये जो लोगों को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है ना कि आग लगा दो, जला दो, एमएनएस एमपीएस के घरों को लूट लो तो मसला तय हो जाएगा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सब कुछ भी कर लें तब भी ये मसला ठीक नहीं होगा, मसला ख़राब होगा। क्योंकि जब आप हरकत ऐसी होगी, रियासती इदारे आएंगे, वो आपको रोकेंगे, कैजुअलिटीज़ होंगी।
तो फिर वही ये बात किस होगी दानिशमंद ने कहा है कि इससे ये मसला हल होगा? तहरीर, फिर वही बात होगी जो तहरीर स्क्वायर की हमने एक दिन फुटेज दिखाई थी। हम वो नहीं चाहते। ये जो मशवरा दिया जा रहा है आईएमएफ को निकल जाओ सितंबर तक, ये मशवरा भी खुदकशी के मुतरदफ है। हम अब आईएमएफ के मुआहदे से नहीं निकल सकते। मुझे पसंद है या नहीं, इमरान खान ने अच्छा किया या बुरा किया, ये बहस सियासी तो हो सकती है, लेकिन इक्तिसादी तौर पे अब हमें इस पे चलना पड़ेगा। हमारी गर्दन फंसी हुई है दिन आ रहे हैं, मुश्किल दिन आ रहे हैं और हमें इनको भुगतना है। बिल्कुल ठीक बात की है इफ्तिखार साहब ने, लेकिन मेरा इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि आम आदमी पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और उसको कोई कंसर्न नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट आईएमएफ के पास क्यों जा रही है, क्या मजबूरी है। बिकॉज वो आम आदमी है ना, उसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह बेचारे की, उसने अपने बिजली का बिल देने, उसने अपने गैस के बिल देने, बाकी उसने अपना घर का निज़ाम चलाना, उसको कोई नहीं। बदकिस्मती इस वक्त क्या है कि ये मायूसी फैल रही है, और जिस तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे ना, लोगों का बाहर जलाओ और बाहर आने का, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बाहर निकलना या एजिटेशन होना था तो वो हो चुका होता। अब बात उससे आगे जा चुकी है, और वो है मायूसी टू द पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि हम जो पीछे कई दिनों से देख रहे हैं, इमरान खान इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये इल्ज़ाम तराशियों वाले मामला से अवाम फेडअप हो चुकी है। अवाम चाहती है कि उनके मसाइल का अब हल किया जाए, और उनका हल एक ही है कि तमाम लीडरशिप को बैठ के मसाइल का हल सोल्यूशन निकालना पड़े, इसमें उनका रिलीफ मिले। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ बुखारी साहब से। बुखारी साहब, ये सारे इकट्ठे के बैठ भी जाएं तो आईएमएफ से जो लोन ये ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उसके बारे में क्या फैसला करेंगे? हम नहीं लेंगे सर, नहीं कर सकते। मेरा सवाल बुखारी साहब से है। जी मैं अर्ज करूँ, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, अगर आपको याद हो, शौकत अजीज, उसका है, तो उसने कहा था कि जनाब ये पैसे पड़े हैं आपके, ये आप ले जाएं, पलट के नहीं, आप पलट के ना सर निकल सकते हैं। इफ्तिखार साहब बिल्कुल बैठ जाएंगे, एक 4-5 साल 10 साल का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल आएगा ना। कौम को, हमें सबको उम्मीद हो जाएगी कि यार अब हम राइट ट्रैक पे, हमारे सिस्टम इंटैक्ट हो गए, हम निकल आएंगे। चले जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को 11 जून तक एक्सटेंडेड बेल दे दी है, और उसके बाद देखते क्या हो। FIA कहती है हमारे पास अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर आपने वही काम कर रहे हैं जो 11 साल आपने आसिफ जरदारी के साथ किया है, हर तोहमत लगा के, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर जब बाहर जाते हैं तो कितनी बेइज्जती होती है। आज ही हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, हम में से किसी ने उनको बेल पर डाला, ना चीफ मिनिस्टर को। जब ये बाहर जाएंगे ऑन बेल, हाउ डू यू थिंक एर्दोगान एंड अदर्स विल सी कि एक बेल पे प्राइम मिनिस्टर आए? तो ये हम डिसीजंस क्यों नहीं लेते, इनके फैसले क्यों नहीं करते? ये फैसले करने हैं। और साथ साथ कैप्टन सफदर, उन पर फर्दर जुर्म आ गया है बगावत केस के अंदर, ये भी हम देखते हैं। इसके बाद ब्रेक के बाद इस पर हम ज़रा बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। बुखारी साहब, ये जो ब्रेक से पहले मैंने आपको जो कुछ चीज़ें इसमें हमने बातें की हैं, फ़र्द जुर्म है, एक्सटेंडेड बेल हो गई है, लेकिन हमारे कोर्ट्स क्यों नहीं तेज़ काम करते, ये बताएं मुझे। जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोगों ने जल्दबाजी में केसेस वेसेस बनाए हैं पॉलिटिकल एनिमोसिटी की बुनियाद के ऊपर। एक से आप फारग हुए हैं, दूसरा केस, दूसरे से फारग हुए हैं, तीसरा केस, तीसरे से फारग हुए हैं, चौथा केस। ये आखिरी केस जो है हर्डली बनाया गया था FIA की तरफ से, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये गुमान हो चला था कि और सब अदालतों से इनको ना सिर्फ बेल मिलने वाली है बल्कि इनके मुकदमा ख़त्म होने वाले हैं। ये बात जब PMLN की क़यादत करती है कि ये बताएं कि आपने 3.5 साल में कौन सा केस हमारे खिलाफ प्रूव किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चाहे वो सिंध के चीफ जस्टिस थे, वो कह चुके हैं कि ये इट वाज सो बैडली प्रोसिक्यूटेड, इसकी प्रोसिक्यूशन में बेपनाह खामियां हैं, इसके एविडेंस में बेपनाह खामियां हैं, इनके गवाह पेश करने में बेपनाह खामियां हैं। ये मैं कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा, पूरे पिछले 4.5 साल हमने अदालतों से यही सुना है। एक बात तो यही है, और अगर इस तरह के केसेस बनेंगे तो फिर ठीक है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर जाके फेस करेगा वो एम्बैरेसमेंट। लेकिन वो हम गए हैं टर्की, वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप ज़मानत पर हैं कि नहीं है। ये हमारी एजम्पशंस हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल वेंजेंस के केसेस ख़त्म होने चाहिए। अगर आज की हुकूमत भी ये कर रही है तो उसको नहीं करने चाहिए। क्यों जी खास साहब? जी, मैं तो हैरान हूँ कि मुश्ताक चीनी के बारे में आपको बहुत सुनने को मौका मिला, शहजाद अकबर वगैरह का। वो शामिल तफ्तीश भी हुआ, उसको ना गवाह बनाया गया ना मुल्ज़म बनाया गया।
मैंने कितनी ज़्यादती है कि आपने उसका नाम इस्तेमाल किया, आपने कागज़ लहराए। लोग बेचारे जो हमारे सिर्फ ऐसे सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन कर लेते हैं, उनको तो उन्होंने समझा कि कोई चीनी वाला कोई लंबा ही माल है। जब वो शामिल किया गया तफ्तीश में तो उसको ना गवाह बनाया गया ना मुलज़िम बनाया गया। ये है हकीकत इन मुकदमात की। जहाँ तक आपकी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो रही है फिर एक ख़ास सियासी गिरोह के बारे में, ये नाकाबिल कबूल होगी। इसके बहुत मनफी नतीजे निकलेंगे। एक पहले इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए फैसला किया गया, एक आदमी को हीरो बनाया गया, अब दूसरा जो एक पिलर ऑफ द स्टेट उसको अगर इस्तेमाल किया जाएगा किसी और को हीरो बनाने के लिए, तो ये तबाही होगी। ये जो जावेद कहता है ना, सिस्टम कॉन्टीन्यूटी में चलते हैं। सिस्टम ऐसे नहीं चलते कि कुछ लोगों की ख्वाहिश पे इफ्तिखार अहमद को लाया जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश पे पीजे मीर को ले आया जाए, फिर जब उनकी ख्वाहिश बदल जाए तो फिर जावेद को लाया जाए और फिर ले आया जाए बुखारी साहब को, और इनको 5 साल भी पूरे ना करने दिए जाएँ। एक जो जुमला मैं ऐड कर दूँ, देखें पंजाब असम्बली में क्या हुआ था वो नहीं किसी को याद। जो दूसरों ने इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ मुकदमे कराए हैं वो सबको याद है। नहीं, बड़े मजे की बात है। हालात सब तक अजीब है कि प्रेसिडेंट साहब के पास 2 गए हैं, पार्लियामेंट ने 2 बिल पास किए हैं, उन्होंने रख लिए, वापस भेज दिए। उन्हें इस तरह की जो खेल हो रही है कि वो खेल कर रहे हैं, एक अदारा एक और खेल में शामिल हो रहा है, और जावेद मांगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी, जावेद मांगता है यहाँ पे एक पुरसकून माहौल। जी बताएं जी, क्या मांगते हैं? सही बात कर रहे हैं। ये खेल हो रही है, माजी में भी खेल हुई है, अब भी खेल हो रही है, मुस्तकबिल में भी खेल होगी, लेकिन खेल हो किसके लिए? एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर आप शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बात करते हैं तो उनके केसेस हैं ना। आज भी FIA ने क्या कहा, पूरी फिर वजाहत दें ना। FIA ने कह दी कि ये मतलूब है, ये तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे, तो वकील काउंटर आर्गूमेंट कर रहा, कुछ ना कुछ तो एविडेंस है ना। ये तो नहीं है पिछले 2 महीने से हुकूमत चल रही है, पिछले 1.5 साल से केसेस चल रहे हैं, आम आदमी पे केस बनता है, वो क्यों नहीं खत्म हो जाता? अगर जावेद इन केसेस में दिलचस्पी का इजहार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमाम फाइलें मंगवा ली हैं। पाकिस्तान में कितने मुल्ज़िम हैं जेल पे सालों साल चल रहे होते हैं, ऐसी कौन सी बात है? बात ये फिर बात वही आ जाती है, हमें इससे आगे अगर हम इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो मुल्क पीछे जा रहा है। एब्सोल्युटली, ना किसी से कुछ रिकवर हो रहा है, और कॉस्ट क्या हुकूमत पे कर रही है या आवाम पे कर रही है। इतनी अच्छी आपने बात की है कि इसी पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और जो TTP का जो है मसला, ये ज़रा हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इसका नाम चेंज कर दो वापस। ये हम देखते हैं कि हमारे पैनलिस्ट इस पे क्या बात करते हैं। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू DNA। एक मसला ख़त्म होता है डिस्कस करके, दूसरा करते हैं, तीसरा, एंड इट कीप्स ऑन कमिंग। आपने कभी सोचा है, मैं अपने प्रोग्राम के तासुर से ज़रूर कहूँगा, हम गरीब की भी बात करते हैं, इश्यूज़ की भी बात करते हैं, जनरली सारा टेलीविज़न एक ब्लेम गेम पे लगा हुआ है। क्या हम इसे बाहर निकल के करें कुछ बात? अब एक जो नया एक आप कह लो कि एक मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, घोड़ा छोड़ दिया है। अब बात यह है कि वो TTP वाले कहते हैं जी कि आपने बेसिकली, हम आपसे बात उस वक्त करेंगे जब आप रिवर्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को इनटू फाटा। ये मुझे बताएं बुखारी साहब। देखिए अजीबोगरीब बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर के लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो इसकी बात करते हैं तो वो तो जेलों के अंदर हैं। चाहे वो मंजूर पश्तीन की पार्टी के जो अली वज़ीर हैं वो हैं, या मोहसिन दावड़ हैं, ये अगर ये कहें कि जी फाटा के अंदर से फ़ौज को चले जाना चाहिए अब ये, और ये मर्जर ख़त्म करना चाहिए, तो वो जेलों में है। लेकिन हम उसी इशू के ऊपर तालिबान के साथ बातचीत जो है उसमें मशगूल हैं, और उनका खैर मकदम कर रहे हैं कि उन्होंने जो जंग बंदी जो है उसकी पेशकश की है। लेकिन मुतालबा उनका यही है कि आप इसको डी नोटिफाई करें कि ये ट्राइबल एरिया है, ये KPK का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ हम जब जिरगा लेवल के ऊपर, जो कि वाहद रास्ता है पख्तूनों के अंदर मामला जात को और अफगानों के अंदर हल करने का, जिरगा जो है वो जाके नाकाम वापस आ गया है काबुल से, क्योंकि उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी है या बात उनकी नहीं बनी है। तो अब देखना ये है कि हमें तो सिर्फ फोकस वहाँ करना चाहिए जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। अगर हमने ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया था कि इसको अज़म किया जाए फाटा के अंदर, तो फिर हमें इसका दिफा करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम अपोलोजेटिक हो कि किसी भी ऐसी तंजीम से जो एक गैर
यानी हुकूमती तंजीम है उसके साथ बैठ के कोई फैसला कर लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर हम करेंगे भी तो वो वहाँ के लोग नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से इसके हवाले से एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। जी फ़िक़ा साहब। जी मैं तो बिल्कुल बुखारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ। वो उनके जो आदमी थे छोड़ दिए मुस्लिम खान महमूद खान, और मुस्लिम खान और महमूद खान को ना आपने गिरफ़्तार करवाया था ना मैंने गिरफ़्तार करवाया था, फ़ौज पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करवाया था। और फ़ौज पाकिस्तान के करीब वो बदतरीन कातिल थे अवाम के, उन पर सैकड़ों कत्ल के मुकदमात थे। ठीक है, अब अगर आप उनको छोड़ना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे कि फिर बाकी लोगों को कसूर क्या होता है। तो फिर लोग तो सवाल करते हैं ना जी, लोग तो बड़े बुरे होते हैं। सवाल हुए सवाल हुए। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा जी कि कबायली इलाकों से फ़ौजियों की चौकियां ख़त्म करें। अब वही बात जो बुखारी साहब कहते हैं, उनके मुतालबे में आप टेबल पे बैठ के उनसे बातें करने को तैयार हैं, और जिस शख्स ने ऐसा मुतालबा किया उसको आपने जेल में रखा हुआ, उसको जेल से रिहा होने नहीं दे रहे, उसकी ज़मानत ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे बात है कि जनाब ये जो है ना इंजमाम का ख़ात्मा तालिबान का बुनियादी मुतालबा, इसका मतलब है आप रीड्यू करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। दिस कैन नॉट बी अलाउड। मैं हमेशा जत्थेबंदी के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मैं हमेशा जत्थेबंदी के ख़िलाफ़ रहूँगा। मैं किसी भी ऐसे दबाव को तस्लीम नहीं करता जो रियासत को दबाव में लाए। ये गलत तरीका का है। एक लाइन में कह के मैं आगे जाना इजाज़त चाहूँगा इस सेगमेंट में। एक बात जो दोस्तों को नहीं कही जा रही, आज जो ये FIA की तरफ से तासर दिया जा रहा है, जो इन अफराद के शहबाज और हमजा का जो वकील है वो ये कहता है कि FIA के वकील यानी से काम ले रहे हैं, मुल्ज़मान शामिल तफ्तीश हुए हैं। तो फिर ये जज क्यों नहीं समझते? आई डोंट नो, यही तो प्रॉब्लम है ना। उन्होंने जो कहना है इन्होंने गलत कहना है, जो ये कहेंगे वो कहेंगे गलत। ये तो आर्गुमेंट चलता रहेगा, उसको छोड़े। अच्छा इसको छोड़े। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको एक्सप्रेट करें, इसको छोड़ दे। एक्सप्रेट दोनों तरफ से होता है। इफ्तिखार साहब आप TTP की बताया ना मुझे, आप मान सकते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं। सर TTP करें ना जरा। इम्पोर्टेंट देखें, जो TTP वाला मामला है ना, दो बातें उनकी तरफ से हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से बातें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कि पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को वो तस्लीम करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 2 कि आप बग़ैर असला लाइसेंस के कोई असला लेके नहीं निकलेंगे, आपको असला अपना रजिस्टर्ड और लाइसेंस लेना पड़ेगा। नंबर 3 आपका किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। नंबर 4 आप अपनी तंजीम को ख़त्म कर देंगे। नंबर 5 आपका दाइश के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और आखिरी जो उनका पाकिस्तान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जी कि आप जो असला है उसका सरेआम, एक तो आप लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस के अलावा सरेआम नुमाइश भी नहीं करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये उस चीज़ पे आएंगे, आइन को अगर मान लेते हैं तो फिर फाटा वाला उनका क्लेम ख़त्म हो जाता है। अगर वो आइन को मान लेते हैं तो चौकियों वाला ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान को अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर रहना चाहिए। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान को किसी ताकत के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। बातचीत जरूर करें लेकिन अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे नहीं हटना। You got 20 seconds, yeah. तंजीम ने मार्च के महीने में 39 और अप्रैल के महीने में 54 हमले करने का दावा किया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकत का दावा भी किया गया। चलें जी, ये तो बड़ी सिंपल बात है। जो अब बुखारी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। फिर ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हैं जिनकी तंजीम है। बातचीत जरूर करें पीछे, किस तरह किससे करेंगे, लेकिन अपनी रेड लाइन क्रॉस मत करें। नहीं, किससे करेंगे, मतलब कंप्रोमाइज मत करें। वो सर किससे करेंगे आप? हमें अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि डोंट अलाउ देम टू यूज देयर टेरिटरी अगेंस्ट अस। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जावेद, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स एंड आई लाइक दैट स्माइल इफ्तिखार साहब। बात बड़ी सिंपल है कि नेगोशिएट आप उससे करते हैं, कोई कंट्री हो, लेकिन कि तंजीमों से नहीं करते। किसी ने नहीं किया। ये स्पेन में देख लिया था ना, बैस्क वाले, दे नेवर, उन्होंने मार दिए थे, उनको ख़त्म कर दिया था। और इन दी एंड जब वो आइलैंड की बात हुई थी, वहाँ बातचीत हुई थी। अब यहाँ हम जो बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर शफकत महमूद जो कि प्रेसिडेंट है PTI के, ही इज़ गॉन डाउन। उनकी हालत बड़ी काफ़ी ख़राब है, गोल ब्लैडर की इन्फेक्शन एंड काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो उन्होंने अपने
ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इज टेकन ओवर। लेकिन महमूद रशीद को मैं ख्याल है फारग कर दिया है। अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, इसे कंफर्म, अगर आपको ये कंफर्म है तो वो भी कंफर्म होना चाहिए। चले इसको जी, फारग कर दिया महमूद रशीद साहब। महमूद रशीद हाँ, महमूद वो रशीद फारग होने इसलिए कि वो निकले नहीं थे ना उस दिन, वो ये उसकी सजा मिल रही है शफकत महमूद की बीमारी को। चले, जो लोग reason 25 नहीं को है। निकले थे उनको चले, accommodate ये किया एक गया। नया हमने वो खोल दिया। एनीवे द क्वेश्चन इज, एक और जो KPK के अंदर जो आग लग गई है इन जंगलों में, खुदा के लिए वी हैव टू डू समथिंग। में भी। नहीं, कराची में भी लगी है जी, बलूचिस्तान, हर जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चिलगोज़ों का हाल आपने क्या कर दिया। आप शोर करते हैं कि जी सिविल डिफेंस और दूसरी चीज़ें, ये कोई काम करता नहीं है। इस पे हम कल डिस्कस जरूर करें। हाँ, हम बहुत मसरूफ़ हैं। अदारों पे तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल, कल जी दोबारा इस पे बात होती है। जा रहे हैं, लोगों को हमारे उकसा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। Until tomorrow, look after yourself, look after the interests of Pakistan. Khuda Hafiz.